हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल एनसीईआरटी मैथ्स क्लास पे। प्रीवियस वीडियो में अपने एनसीईआरटी क्लास 12th में इसमें चैप्टर नंबर 4 में एक्सरसाइज 4.2 कंप्लीट किए जी। आज के इस वीडियो में अपन एनसीईआरटी क्लास 12th में इसमें चैप्टर नंबर 4 में एक्सरसाइज 4.3 का इंट्रो पढ़ने वाले हैं, जिसमें क्या है, त्रिभुजों का क्षेत्रफल है ना, एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ेंगे बाय यूजिंग डिटरमिनेंट्स है ना। डिटरमिनेंट्स की सहायता से, सारणी की सहायता से किसी भी त्रिभुज का अपन क्षेत्रफल ज्ञात करना सीखेंगे। देखो क्या होता है ना, मान लो कोई त्रिभुज है, कोई ट्राइंगल है ABC, ABC, जिसके शीर्षों के निर्देशांक है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है, शीर्षों की क्या है, x1 y1, B के हैं x2 y2 और C के क्या है x3 y3 ना। तो अपन ने एरिया ऑफ ट्राइंगल पढ़ा था, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC 10th क्लास में अपन ने पढ़ा था। त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हों तो त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या था, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। ये अपन ने पढ़ा था 10th क्लास के अंदर, एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना। कब, जब त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए हो ना। वैसे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल है ना, हाफ बेस इंटू हाइट है ना, बहुत सारे फॉर्मूले हैं त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का, लेकिन शीर्षों के जब निर्देशांक दे रखे हों तो ये वाला फॉर्मूला अपन अप्लाई करते हैं ना। अब अपन ने डिटरमिनेंट सीख चुके हैं, डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करना सीख चुके हैं, तो अब अपन जो एरिया ऑफ ट्राइंगल सीखेंगे वो सीखेंगे बाय यूजिंग डिटरमिनेंट। तो देखो, अगर आपको त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दे रखे हों तो अपन को ये वाला फॉर्मूला नहीं पढ़ना भी। अब जो अपन पढ़ेंगे 12th क्लास के अंदर, ये वाला तो अपन ने 10th क्लास में पढ़ लिया था है ना। ये 12th में नहीं पढ़ेंगे। 12th में अपन क्या पढ़ेंगे, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू हाफ डिटरमिनेंट x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1। ये वाला फॉर्मूला पढ़ेंगे ना अभी 12th क्लास के अंदर। एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र ये है कि हाफ डिटरमिनेंट ऑफ x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1, जिसमें x1 y1 x2 y2 और x3 y3 क्या है, त्रिभुज के तीनों शीर्षों के क्या है, कोऑर्डिनेट है, निर्देशांक है। ये वाला फॉर्मूला चाहिए ना, ये वाला अप्लाई करेंगे। अब देखो, इसमें इस सूत्र से कुछ बातें निकल के आ रही हैं आपके पास। देखो, फर्स्ट बात क्या है कि त्रिभुज, अपन देखते हैं कि त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है, इसलिए सूत्र से जो मान आएगा वह हम धनात्मक लेंगे है ना। मतलब आपको पता है डिटरमिनेंट की वैल्यू अभी अपने सोल्व करना सीखा है 4.1 में एक्सरसाइज में। डिटरमिनेंट की वैल्यू नेगेटिव भी आती है, पॉजिटिव भी आती है, लेकिन आपको पता है 10th क्लास में अपन ने सीखा था कि एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो है हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है, धनात्मक होता है। तो इससे जो वैल्यू आएगी, मान लो किसी त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक मान लेते हैं 2,2, 3,4 और 0,1 है ना, और इससे अपन ने एरिया निकाला तो माइनस के 12 आए है ना। मान लो, जस्ट मैंने माना है कि त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक ये दे रखे हैं और ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करके मैंने त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाला तो कितना आया, माइनस के 12 आया। लेकिन आपको पता है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक होता नहीं है, माइनस में आता नहीं है। तो अपन क्या लेंगे, इस सूत्र से जो भी मान आएगा वो साइन पे नहीं जाएंगे, अपन क्या लेंगे, वैल्यू को लेंगे है ना। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना आएगा, सिर्फ 12 वर्ग इकाई है ना, वर्ग इकाई 12 स्क्वायर यूनिट आएगा है ना। साइन नहीं लेना अपन को, उसकी पॉजिटिव वैल्यू लेनी, ठीक है जी। ये बात, फर्स्ट बात आप ध्यान रखेंगे। आप पूछ सकते हैं कि सर अगर क्षेत्रफल ऋणात्मक होता नहीं है तो इस सूत्र से ऋणात्मक आता क्यों है ना। देखो जी क्यों आता है। देखो, मान लो x1 एक कोई त्रिभुज है जिसके निर्देशांक x1 y1 और B के हैं x2 y2 और C के हैं x3 y3 ना। अगर जो मैं इस फॉर्मूले में वैल्यू पुट करूँ ना, हाफ x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1 है ना। ये एंटी क्लॉकवाइज है। कैसे है, एंटी क्लॉकवाइज।
ये जो निर्देशांक रख रहा हूँ x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंटी क्लॉकवाइज, देखो x1 y1 x2 y2 x3 y3 एंटी क्लॉकवाइज है, तब तो जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, पॉजिटिव आएगी। अगर मैं इस फॉर्मूले में त्रिभुजों के क्षेत्रफल का जो ये कोऑर्डिनेट पुट कर रहा हूँ वो क्लॉकवाइज पुट कर दूँ, जैसे कैसे, ऐसे देखो a है, b है और c है, ये है x1 y1, ये है x2 y2 और ये x3 y3, क्लॉकवाइज पुट कर दूं, देखो ये x1 फिर x1 y1 x2 y2 x3 y3 क्लॉकवाइज पुट कर दूं, तो इस फॉर्मूले से जो वैल्यू आएगी, इसमें जो वैल्यू आएगी ना, इससे x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1, इससे जो वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, क्या आएगी, नेगेटिव आएगी, है ना। तो बस ये इस फॉर्मूले के अंदर ये कोऑर्डिनेट पुट करने के हिसाब से इसकी जो वैल्यू आएगी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों आती है ना। लेकिन अपन जो त्रिभुज का क्षेत्रफल लेंगे, आंसर जो लेंगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल जो आएगा हमेशा क्या आता है, पॉजिटिव आता है ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो मैं साइन पे नहीं जाऊंगा, साइन सिर्फ किसकी वजह से आता है, एंटी क्लॉकवाइज पुट करूंगा ये कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव आ जाएगा, और क्लॉकवाइज पुट कर दूंगा तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है जी। इसलिए ये पॉजिटिव नेगेटिव आता है। लेकिन अपन आंसर में जो लिखेंगे त्रिभुज का क्षेत्रफल वो क्या लिखेंगे, धनात्मक लेंगे, ठीक है जी। ध्यान रखेंगे ये बात। दूसरी बात, अगर हमें, है ना, अगर हमें मान लो यूं कोई कोऑर्डिनेट दे दे कि 2,4 और 3,5 और k, -2 है ना, और इनसे जो त्रिभुज बन रहा है उसका क्षेत्रफल उसने दे दिया, मान लेते हैं 12 वर्ग इकाई है ना, और बोले k का मान ज्ञात करो, है ना। तो आप गौर से देखो, ये k जो है क्या है, निर्देशांक है, x निर्देशांक है। ये मान लेते हैं a पॉइंट मान लिया, ये b मान लिया, ये c मान लिया। तो c जो पॉइंट है, c शीर्षक है, त्रिभुज का जो शीर्षक है उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो k है ना। तो ये तो प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है। आपको पता है कोऑर्डिनेट प्लस भी हो सकते हैं, माइनस भी हो सकते हैं। तो जब अपन इस तरह से अपन को त्रिभुज का क्षेत्रफल दे देगा वो, और यूं k का मान पूछ ले, कोई कोऑर्डिनेट गायब करके उसकी वैल्यू पूछ ले, तब अपन जो क्षेत्रफल लेंगे वो धनात्मक भी लेंगे, ऋणात्मक भी लेंगे, है ना। कि यदि, दूसरी बात याद रखनी है आपको, कि यदि इस सूत्र में क्षेत्रफल दिया हो वह कोई निर्देशांक ज्ञात करना पड़े, जैसे यूं, है ना, कोई क्षेत्रफल दिया है और कोई निर्देशांक ज्ञात करना पड़े, तो हम सूत्र में क्षेत्रफल धनात्मक व ऋणात्मक दोनों लेंगे, ठीक है। कैसे लेंगे, पॉजिटिव भी लूंगा एक बार, और एक बार क्या लूंगा, नेगेटिव भी लूंगा। क्यों लूंगा, क्योंकि जो निर्देशांक है वो पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, इसलिए इसके जो साइन लेंगे वो दोनों ही लेंगे, क्षेत्रफल के जो साइन लेंगे वो दोनों लेंगे, ठीक है। तीसरी बात देखो, तीसरी बात क्या है कि ये बात आपको समझ में आ गई है ना, यहां से हटा रहा हूं। तीसरी बात क्या है कि यदि 3 बिंदु कोलिनियर हैं, संरेख हैं, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल 0 होगा। क्या होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा, 0 होगा। 3 पॉइंट कैसे हैं, कोलिनियर है। मान लो एक ही रेखा पे है 3 पॉइंट, ये है A, ये B और ये क्या C, है ना, और तीनों के कोऑर्डिनेट आपको गिवन है। कोऑर्डिनेट क्या है, गिवन है। तो इनसे जो 3 पॉइंट से जो त्रिभुज बनेगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा, ठीक है। बोले सर क्यों होगा, क्योंकि अगर 3 पॉइंट कोलिनियर हैं, एक ही रेखा पर हैं, संरेख हैं, तो कोई त्रिभुज बन ही नहीं रहा, और त्रिभुज जब बन ही नहीं रहा तो क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा। तो मतलब आप नोट में याद रखेंगे कि अगर 3 पॉइंट को आप किन्हीं भी 3 पॉइंट को आपको कोलिनियर शो करना पड़े, क्या करना पड़े, संरेख सिद्ध करना पड़े, तो आप क्या करोगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे, और वो 0 आ गया तो कोलिनियर है, नहीं आया तो नहीं, ठीक है जी। ये बात याद रखेंगे। चौथी बात क्या है कि यदि कोई 2 दिए गए बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण
ज्ञात करने के लिए हम उन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा पर कोई अन्य पॉइंट क्या लेंगे, एक्स वाई लेंगे, वह त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे, 0 के बराबर रखेंगे। ठीक है, क्या कह रहा है कि कोई दो पॉइंट दे दिए, मान लो आपको क्वेश्चन में ये बोला 2,3 वह -2,4 से गुजरने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो। आगे क्वेश्चन आएंगे तो आपकी क्लियर हो जाएंगी सारी बातें, अभी आपको जस्ट दिमाग के अंदर सेट रखनी है ना। तो आप क्या करोगे, मान लो एक पॉइंट ये रहा, एक पॉइंट ये रहा, जो गिवन पॉइंट है, इन दोनों से गुजरने वाली रेखा है, ये ए है, ये जो पॉइंट गिवन है 2,3, ये बी है, ये क्या है -2,4, इन दोनों से गुजरने वाली रेखा का मुझे समीकरण चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इस रेखा पर एक और पॉइंट मानूंगा, सी मान लिया तो क्या है वो एक्स वाई माना ना, उसको मैंने क्या माना, एक्स वाई लेंगे। और अब इस त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल मैं निकालूंगा और वो किसके इक्वल रखूंगा, 0 के बराबर रखूंगा, क्योंकि तीनों पॉइंट क्या है, कोलिनियर है, एक ही रेखा पर है तो कोलिनियर है। और इनका क्षेत्रफल मैं निकालूंगा और बराबर रखूंगा 0 के, और सोल्व करूंगा तो जो दो बिंदुओं से गुजरने वाली है उस रेखा का समीकरण आ जाएगा। चलो जी, ये बातें आपको याद रखनी है, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है 4.3, कोई जोड़ नहीं आने वाला, आपको जस्ट फॉर्मूले याद हैं, 2-3 नोट याद हैं तो आप कर दो, कैलकुलेशन आपको आनी चाहिए। देखो वापिस से रिपीट कर देता हूं, क्या सीखा आपने। अगर 3 बिंदु दिए हैं, 3 बिंदु त्रिभुज के 3 शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं, तो अपन उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। ये तो अपने 10th क्लास में सीखा था, इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये तो जस्ट मैंने बताया था ना, ये 10th में सीखा था। तो 3 बिंदु त्रिभुज के 3 शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं, तो उनका क्षेत्रफल ये होगा, याद रखना आपको। फिर आपको याद रखना है त्रिभुज का क्षेत्रफल हमेशा धनात्मक होता है ना, क्योंकि एरिया क्या होता है, हमेशा पॉजिटिव होता है। तो अपन नेगेटिव भी वैल्यू आएगी तो क्या लेंगे, पॉजिटिव लेंगे। नेगेटिव क्यों आएगी, क्योंकि अगर क्लॉकवाइज अपने कोऑर्डिनेट पुट कर दिया इस फॉर्मूले के अंदर, क्लॉकवाइज पुट कर दिए तो नेगेटिव आएगी, एंटी क्लॉकवाइज पुट किए तो क्या आएगी, पॉजिटिव। ठीक है जी, वो तो आपने सीख लिया, लेकिन अपन आंसर, फाइनल आंसर जब क्षेत्रफल निकालेंगे तो पॉजिटिव ही लिखेंगे। इस सूत्र में मान लो आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल दिया और 3 शीर्षों में से कोई कोऑर्डिनेट क्या कर दिया, गायब कर दिया, तो अपन उस कंडीशन में अपन एरिया लेंगे, वो धनात्मक भी लेंगे और ऋणात्मक भी लेंगे, क्योंकि कोऑर्डिनेट पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है। ठीक है, कोई 3 पॉइंट को कोलिनियर प्रूफ करने के लिए, सहरेख प्रूफ करने के लिए अपन क्या करेंगे, उन तीनों बिंदुओं से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। अगर वो 0 आ गया तो पॉइंट जो है कोलिनियर है, नहीं तो नहीं है। क्यों, क्योंकि 3 पॉइंट अगर कोलिनियर है तो कोई त्रिभुज ही नहीं बनेगा, और त्रिभुज नहीं बनेगा तो क्षेत्रफल कितना होगा, 0 होगा। चलो जी, आगे क्या है, दो दिए गए कोई 2 पॉइंट दे दे आपको और बोले, क्वेश्चन बोले कि इन 2 पॉइंट से गुजरने वाले रेखा का समीकरण ज्ञात करो ना, कोई लाइन की क्वेश्चन आपको फाइंड करनी है, तो आप क्या करोगे, उस दोनों पॉइंट से गुजरने वाली लाइन पर एक पॉइंट मानेंगे, जनरल पॉइंट मानेंगे एक्स वाई, और उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालोगे और 0 के बराबर रखोगे तो वो इक्वेशन आ जाएगी। चलो जी, करते हैं एग्जाम्पल। उससे पहले वीडियो को रोकें और इतनी बातें नोट कर लें अच्छे से। एग्जाम्पल नंबर 17 देखो क्या है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष आपको दे दिए। इस तरह की से क्वेश्चन आएगा, आपको करना कैसे, देखो जो पॉइंट दे रखे हैं उनको मान लेते हैं, उनको क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं। आंसर में माना दिए गए बिंदु ए, नाम देता हूं उनको, ए 3,8, बी -4,2 व सी 5,1 है। इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1। फॉर्मूला लिख दिया, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू 1/2 हाफ x1 y1, ये x1 y1 3 8 1 x2 y2 -4 2 1 और 5 1 1 वैल्यू पुट कर दी। अब या तो यहीं एक्सपेंड कर दो, आप डिटरमिनेंट की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इसको क्या कर दो, एक्सपेंड कर दो, या आपने प्रॉपर्टी सीखी है, इसको एक्सपेंड करने से पहले क्या कर देते हैं, कोई 2 0 बना देते हैं ना। देखो
यहाँ 2 जीरो बना दे रहा हूँ मैं, तो एक्सपेंड करना भी क्या हो जाएगा थोड़ा आसान। तो मैं चेंज कर रहा हूँ, R1 चेंजेस टू 4.2 में प्रॉपर्टी पड़ी है ना, वो प्रॉपर्टी अप्लाई कर रहा हूँ, 2 जीरो बना रहा हूँ यहाँ पे, R1 माइनस R2 एंड R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू 1/2। डिटरमिनेंट में चेंज होगा, R1 में से R2 जाएंगे, R1 के एलिमेंट्स में से R2 की कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट घटाऊंगा, इसमें से ये जाएगा तो 7, क्योंकि 3 माइनस माइनस 4 प्लस के साथ 8 माइनस 2 तो 6, 1 माइनस 1 0, ठीक है जी। इसमें से ये जाएगा -4 -5 तो माइनस के 9, 2 माइनस 1 तो 1, 1 माइनस 1 कितने हो गए 0। चलो जी, ये एज इट इज़ 5 1 1। अब C3 में कॉलम 3 में 2 जीरो आगे, तो C3 के हम क्या कर देंगे, एक्सपेंड कर देंगे। तो एक्सपेंडिंग अलोंग C3, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू 1/2। डिटरमिनेंट C3 के अलोंग एक्सपेंड करें, ये 0 -0, ये लिखने की भी जरूरत नहीं है, तो बार बार लिख के दिखा रहा हूं मैं ना, +1 ब्रैकेट के अंदर थर्ड कॉलम और थर्ड रो को दबा दूं तो ये डिटरमिनेंट की वैल्यू, तो 7 एकम 7 माइनस 9 छक्का माइनस के 54, 9 छक्का 54 प्लस हो जाएंगे, माइनस माइनस क्या देंगे +54 इक्वल्स टू 1/2 इंटू 0 0 खत्म, 54 और 7 61, कितना 61/2 वर्ग इकाई। ये क्या आ गया, त्रिभुज का क्षेत्रफल। इस तरह से क्षेत्रफल अपन ज्ञात करें, ठीक है जी। तो 4.3 में क्वेश्चन नंबर 1 इसी तरह का आपको क्षेत्रफल ज्ञात करना है, आप इजीली इस तरह से कर लेंगे। बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 18 की तरफ। से पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। तो एग्जाम्पल नंबर 18 देखो क्या कह रहा है कि सारणिकों का प्रयोग करके डिटरमिनेंट को यूज करके ए और बी को जोड़ने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए, है ना। ए और बी को जोड़ने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात कीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन यहां तक कंप्लीट हो गया, है ना। एक रेखा का समीकरण ज्ञात करना है, ठीक है जी। दूसरा क्वेश्चन, इसी क्वेश्चन के अंदर दूसरा क्वेश्चन क्या है, और के का मान ज्ञात कीजिए, और के का मान ज्ञात कीजिए यदि एक बिंदु डी इस प्रकार है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीडी का क्षेत्रफल जो है कितना है 3 वर्ग इकाई, है ना। पहला अपन ये वाला पार्ट करें ना, 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण। आंसर में लेट दिए गए बिंदु ए एंड बी से गुजरने वाली रेखा पर अन्य बिंदु P या C मान लो, C XY है, ठीक है। मैंने मान लिया कि 2 बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का समीकरण मुझे ज्ञात करना है, और मैंने माना कि इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा पर एक अन्य बिंदु क्या है, C है, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है XY। इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC इक्वल्स टू 0, क्योंकि A, B व C संरेख है। आपने लिख दिया कि इन दोनों बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा पर ही तीसरा बिंदु C है, तो इनका क्षेत्रफल कितना होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि तीनों के संरेख। अब यहाँ निकालूंगा, यहाँ इसके नीचे सूत्र अप्लाई करूंगा, 1/2 x1 y1 1 x2 y2 1 x3 y3 1 इक्वल्स टू 0। ये इधर हाफ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में खत्म, वैल्यू पुट कर रहा हूँ साथ के साथ। ए के कोऑर्डिनेट क्या है 1 3 1, बी के क्या है 0 0 1 और सी के क्या है x y 1 इक्वल्स टू 0। हाफ इधर मल्टीप्लाई में था, उधर गया तो डिवाइड में खत्म। अब देखो R2 में 2 जीरो हैं, R2 के अंदर 2 जीरो हैं, तो इसके लॉन्ग एक्सपेंड कर दो इसको, एक्सपेंडिंग अलोंग R2 तो क्या जाएगा, एक्सपेंड करूंगा तो क्या जाएगा 0 -0 +1, है ना, 0 -0 +1। अब सेकंड और थर्ड कॉलम को दबा दूं तो इसको इससे मल्टीप्लाई, इसको इससे मल्टीप्लाई, है ना। तो एक को y से किया तो y -3x इक्वल्स टू 0। ये खत्म, ये खत्म, ये खत्म, सब 3x, सॉरी 3x है ना। तो क्या बचा y -3x इक्वल्स टू 0।
या क्या आ गया y इक्वल्स टू 3x। ये क्या है, रेखा का क्या है, समीकरण है, जो इन दोनों बिंदुओं से गुजर रही है उसका समीकरण क्या है, y इक्वल्स टू 3x। चलो जी, फर्स्ट पार्ट कंप्लीट। अब आपको त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल दे रखा है, चूंकि एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी नहीं, ए बी डी इक्वल्स कितना दे रखा है, 3 दे रखा है ना। हाँ, तो हाफ फॉर्मूला अप्लाई करूंगा, x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1 इक्वल्स टू 3, प्लस माइनस 3 रखूंगा ना। अब सूत्र से क्या रखूंगा, प्लस माइनस 3, सूत्र में वैल्यू पुट करूंगा तो क्या रखूंगा, प्लस माइनस 3। चलो जी, 1/2 ए बी डी की बात चल रही है। ए के कोऑर्डिनेट क्या है, ए के 1 3 1, बी के क्या है 0 0 1, और सी डी के क्या है, डी के कोऑर्डिनेट दे रखे हैं आपको, डी के क्या है के 0 के 0 1 इक्वल्स टू प्लस माइनस 3। ठीक है, ये हाफ इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो हाँ, 2 इधर डिवाइड में है, उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में। ठीक है, तो क्या आ जाएगा, इधर साथ के साथ एक्सपेंड कर रहा हूँ, एक्सपेंडिंग अलोंग, देखो C2 में भी R2 में भी 2 जीरो और C2 में भी 2 जीरो, तो C2 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ, तो क्या गया, C2 के अलोंग एक्सपेंड कर रहा हूँ तो -3 ना, हाँ -3, फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को दबा दूँ तो इसको इससे मल्टीप्लाई किया, 0 -k प्लस 0 -0 इक्वल्स टू प्लस माइनस 6, क्योंकि 2 इधर भाग में तो हो जाएगा तो गुणा में तो प्लस माइनस 6, तो कितना का 0 खत्म, माइनस प्लस क्या आ गया, माइनस इंटू माइनस क्या आ गया प्लस के, 3k इक्वल्स टू प्लस माइनस 6, तो k इक्वल्स टू प्लस माइनस 2, तो k के 2 मान आए, +2 या -2, या नीचे लिख दो k इक्वल्स टू 2 या k इक्वल्स टू -2, ये 2 मान, या यूँ भी लिख दो तो भी सही। चलो जी, बढ़ते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.3 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और इतना नोट करें। एक्सरसाइज 4.3 में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, क्या कह रहा है कि निम्न प्रत्येक में दिए गए शीर्ष बिंदुओं वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है ना। आपको त्रिभुज एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करना है। 3 पार्ट हैं, तीसरा मैं करवा रहा हूँ। वैसे तो आसान, आप खुद से भी कर लेते, लेकिन बोले सर आपने एक भी नहीं करवाया, इसलिए एक पार्ट मैं करवा दे रहा हूँ, 2 आप खुद से कर लेंगे ना। आंसर में लेट a -3 b 3,2 एंड c -1, -8, इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू हाफ, फॉर्मूला x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1, वैल्यू पुट कर दो, हाफ x1 y1 कितने हैं, -2 -3 1 3 2 1 और -1 -8 1 है ना। एक्सपेंड कर दोगे तो भी आंसर आ जाएगा, लेकिन 2 जीरो बना देते हैं ना, तो चेंज कर दो, R1 चेंजेस टू R1 -R2 एंड R2 चेंजेस टू R2 -R3, तो क्या हो जाएगा, हाफ R1 में से R2 जाएगा, -2 -3 तो -k5, -3 -2 -k5 0, समझ आएगा ना, एक में से क्या 0, और R2 भी चेंज हो रही है, इसमें से ये जाएगा 3 -1 तो +k4, 10 0 और ये एज इट इज -1 -8 1। अब एक्सपेंड कर दो, एक्सपेंडिंग अलोंग C3, अलोंग C3 इक्वल्स क्या आ जाएगा, 1/2 ब्रैकेट 0 चाहे लिखो चाहे मत लिखो, ये भी लिखो चाहे नहीं लिखो, 1 ब्रैकेट के अंदर थर्ड रो और थर्ड कॉलम को दबा दूं, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो -50, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो 20, -20 है ना, देखो -20 -50 -20 तो +20, तो हाफ इंटू 1 चाहे लिखो चाहे नहीं लिखो मल्टीप्लाई में, -30 है ना, तो -15, तो क्या लेंगे, इक्वल्स टू 15 वर्ग इकाई लिख देंगे, चूंकि क्षेत्रफल
ऋणात्मक नहीं होता। ठीक है, एरिया कैन नॉट बी नेगेटिव। तो क्षेत्रफल कितना है? 15 वर्ग इकाई। चलो जी, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। नंबर 2 देखो क्या है कि दर्शाइए कि बिंदु संरेख हैं। 3 पॉइंट दे दिए, 3 पॉइंट के कोऑर्डिनेट दे दिए और आपको उनको संरेख कोलिनियर प्रूफ करना है। तो कोलिनियर प्रूफ करने के लिए क्या कर दोगे आप? इनका क्षेत्रफल क्या कर दोगे? 0। 0 को आ गया तो संरेख है, नहीं आया तो नहीं है ना आंसर में। क्योंकि दिए गए बिंदु, क्या लिखेंगे? दिए गए बिंदु ए कॉमा बी प्लस सी, बी कॉमा सी प्लस ए एंड सी कॉमा ए प्लस बी, है ना। 3 बिंदु दे दिए और हमें इनको संरेख प्रूफ करना है। तो मैं क्या प्रूफ करूंगा? देखो, यदि ए कॉमा बी व सी संरेख हैं तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? 0। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी कितना हो जाएगा? 0। अब मैं एलएचएस ले रहा हूं, आरएचएस प्रूव कर दूंगा, इसलिए एलएचएस इक्वल्स टू क्या है? एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी हाफ x1 y1 1 और x2 y2 1 और x3 y3 1। देखो, संरेख प्रूफ करने के लिए मेरे को ये प्रूफ करना है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल इक्वल्स टू 0। मैं अब ये प्रूफ करना चाह रहा हूं, तो एलएचएस ले ली मैंने, है ना। उसमें वैल्यू पुट कर दूंगा। तो हाफ x1 y1 तो क्या है? a b प्लस सी 1 b c प्लस a 1 और c a प्लस b 1। ठीक है, चलो जी, चलो क्या कर दूं मैं? 2 0 बना दूं। क्या कर दूं? 2 0 बना दूं। R1 में से R2 और R2 में से R3 घटा के 2 0 बना दूंगा। तो चेंज कर रहा हूं मैं R1 या और ये ऑपरेशन लगा रहे हो ना। और भी तो आपने सीखे ना। तो क्या कर रहा हूं मैं? C1 चेंजेस टू C1 प्लस C2। मैंने क्या किया? C1 और C2 को क्या कर दिया? ऐड कर दिया। देखो क्या हुआ, उससे फायदा क्या हुआ? तो हाफ C1 को चेंज कर रहा हूं। कैसे चेंज हो रहे हैं? C1 और C2 के एलिमेंट, कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट ऐड होंगे। तो ये और ये ऐड होगी, क्या बन जाएगा? A प्लस बी प्लस सी। ये और ये ऐड होगी, क्या बन जाएगा? A प्लस बी प्लस सी। और ये ऐड होगी, क्या बन जाएगा? A प्लस बी प्लस सी। इधर क्या है? B प्लस सी। C2 कोई चेंज नहीं हो रहा, C प्लस A और A प्लस बी और ये 1 1 1। अब देखो C1 में से ये कॉमन आ रहा है, तो टेकिंग कॉमन क्या? A प्लस बी प्लस सी फ्रॉम C1 तो क्या हो जाएगा? हाफ A प्लस बी प्लस सी, डिटरमिनेंट के अंदर 1 1 1, B प्लस सी, C प्लस A प्लस बी 1 1 1। तो हाफ A प्लस बी प्लस सी इंटू 0। इस डिटरमिनेंट की वैल्यू क्या होगी? 0। रीजन? चूंकि C1 एंड C2 आर आइडेंटिकल। प्रॉपर्टी है ना, 3rd नंबर प्रॉपर्टी कि डिटरमिनेंट में कोई भी 2 रो या कॉलम के सारे एलिमेंट सेम हो तो डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 हो जाएगी। तो देखो आइडेंटिकल, दोनों की वैल्यू सेम है। इक्वल्स टू 0 इक्वल्स टू RHS। इसलिए 0 आ गया ना। एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना आ गया? 0। इसलिए A कोमा B एंड C आर कोलिनियर। चलो जी, इस तरह से प्रूफ करेंगे। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकिए और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 3 में 2 पार्ट हैं। देखो क्या है? K का मान ज्ञात कीजिए यदि त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना दे दिया? 4 वर्ग इकाई है और शीर्ष दे रखे हैं ना। 2 पार्ट हैं। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना? दोनों के लिए 4 स्क्वायर यूनिट है और K का मान ज्ञात करना है। तो आंसर में एग्जाम्पल किया था वैसे तो, लेकिन फिर भी एक करवा दे रहा हूं ना। लेट
गिवन पॉइंट्स आर ए -2, 0 B and C 0, K and एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू कितना है 4। तो हाफ x1 y1 1, x2 y2 1 और x3 y3 1 इक्वल्स टू +-4, है ना। +-4 यही क्यों, क्योंकि इस फॉर्मूले से वैल्यू आएगी प्लस में भी आ सकती है माइनस में भी। चलो हाफ इधर 2 इधर डिवाइड में उधर जाएगा तो मल्टीप्लाई में, और इधर वैल्यू भी पुट कर रहा हूँ। तो x1 y1 क्या है -2 0 1 0 4 1 और 0 K 1 इक्वल्स टू +-8, 2 उधर मल्टीप्लाई है ना। अब देखो C1 में 2 0 है तो एक्सपेंड कर दे रहा हूँ। तो एक्सपेंडिंग अलोंग C1 के अलोंग एक्सपेंड करूँगा तो -2 फर्स्ट कॉलम और फर्स्ट रो को दबा दूँ तो क्या आएगा 4 -K इक्वल्स टू +-8, और ये 0 0 है, लिखो चाहे मत लिखो ना। तो क्या हो जाएगा -8 + K 2K इक्वल्स टू +-8, है ना। अब एक बार क्या लेंगे, टेकिंग पॉजिटिव साइन और टेकिंग नेगेटिव साइन। टेकिंग पॉजिटिव साइन क्या हो जाएगा, देखो -8 प्लस के 2K इक्वल्स टू 8, पॉजिटिव साइन ले रहा हूँ ना। तो 8 इधर माइनस में उधर जाएगा तो प्लस में, तो 2K इक्वल्स टू 16, K इक्वल्स टू 8। टेकिंग नेगेटिव साइन तो -8 + 2K इक्वल्स टू -8, नेगेटिव साइन लूँगा ना यहाँ से, इधर जाएगा तो प्लस में, तो 2K इक्वल्स टू 0, K इक्वल्स टू 0। K की 2 वैल्यू है 8 या 0। चेक करते हैं आंसर इसका। थर्ड में सेकंड पार्ट 4.3 में थर्ड में सेकंड पार्ट 0,8 बिल्कुल सही है। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। उससे पहले वीडियो को रोकें और नोट करें। क्वेश्चन नंबर 4 में 2 पार्ट हैं, सेकंड नंबर पार्ट मैं करवा रहा हूँ, फर्स्ट आप खुद से कर लेंगे। सेम है दोनों इक्वल, है ना। क्या है, कह रहा है कि सारणिकों का प्रयोग करके, डिटरमिनेंट का यूज करके 2 बिंदु दे दिए। 2 बिंदु देने का मतलब 2 बिंदु कोऑर्डिनेट दे दिए, को मिलाने वाली रेखा का समीकरण ज्ञात करो, है ना। तो मान लेते हैं आंसर में लेट गिवन पॉइंट आर A 3,1 एंड B 9,3। अब मान लूंगा लेट C एक और पॉइंट मानूंगा C, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है B अनदर पॉइंट ऑन लाइन जॉइनिंग ए बी। ए और बी को जोड़ने वाली रेखा पर एक और पॉइंट क्या है C है, जो इन दोनों, जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x, y, है ना। इसलिए एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी इक्वल्स टू कितना होगा 0, क्योंकि A, B एंड C आर कोलिनियर। है ना, कोलिनियर। बोले सर कोलिनियर कैसे? इन दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली कोई लाइन है, उस पर भी एक मैंने पॉइंट माना C माना। देखो ये A है, ये B है, इन दोनों को ज्वाइन करने वाली ये लाइन है A B, है ना। इस पर एक पॉइंट मैंने C माना, तो तीनों कोलिनियर हो गए ना। इसलिए इनका एरिया ऑफ ट्राइंगल कितना होगा 0 होगा। तो इसलिए हाफ x1 y1 1, x2 y2 1, x3 y3 1 इक्वल्स टू 0। ये हाफ इधर मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में खत्म। वैल्यू पुट कर दो। ए के कोऑर्डिनेट क्या है 3,1 1 9 3 1 और x y 1 इक्वल्स टू 0।
ठीक है, अब 2 जीरो बना दे रहा हूं R1 में से R2। डिटरमिनेंट को आसान करने के लिए, इजी कैलकुलेशन के लिए मैं 2 जीरो बना रहा हूं। तो R1 चेंजेस टू R1 माइनस R2 एंड R2 चेंजेस टू R2 माइनस R3। देखो जी क्या होगा, 9 माइनस 3 माइनस 9 तो माइनस के 6, और 1 माइनस 3 तो माइनस के 2, एक में से 1 गया तो 0। ठीक है जी, 9 माइनस एक्स तो 9 माइनस एक्स, 3 माइनस वाई तो 3 माइनस वाई, और 0। एक्स वाई ये पढ़े हैं, एक्स वाई और 1 इक्वल्स टू 0। अब C3 में क्या आगे, 2 जीरो आगे, तो C3 के लॉन्ग एक्सपेंड कर देते हैं। तो एक्सपेंडिंग अलोंग C3, तो 0 0 1 है ना। 39 लिखो चाहे मत लिखो, लिख दो। ये 0 मैं लिख नहीं रहा ना बार बार, है ना। इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो देखो यूँ -6 3 माइनस वाई, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया, माइनस इसको इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो प्लस के 2 हो जाएंगे ना, प्लस के 2 9 माइनस एक्स इक्वल्स टू 0। अंदर वैल्यू पुट कर दो, ये खत्म है ना। मल्टीप्लाई में 1 चाहे लिखो चाहे मत लिखो, तो माइनस के 18 प्लस के 6y प्लस के 18 और माइनस के 2x इक्वल्स टू 0। ये कैंसिल आउट है ना। तो 6y इक्वल्स टू 2x, तो x इक्वल्स टू 3y। ये क्वेश्चन है, चेक करते हैं इसका आंसर। फोर्थ में सेकंड क्वेश्चन नंबर, फोर्थ में सेकंड पार्ट, फोर्थ में सेकंड पार्ट, x माइनस 3y है ना इक्वल्स टू 0। इसको इधर लेके आऊंगा तो क्या जाएगा, x माइनस 3y इक्वल्स टू 0। यूँ लिख दो तो भी सही। चलो जी, क्वेश्चन नंबर 5 जो है सेम क्वेश्चन नंबर 3 की तरह है, वो आप खुद से कर लेंगे। तो यहाँ पे आके हमारी एक्सरसाइज 4.3 का इंट्रो प्लस एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज कंप्लीट हुई। मिलते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.4 के साथ, तब तक के लिए गुड लक, थैंक यू।